नमस्कार। बिहार मैटर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी सीनियर एजुकेटर और आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार का पर्यावरण और भूगोल, वो भी फरवरी 2026 तक के सभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार। और ये एक ऐसा विषय है जो मतलब बीपीएससी हो या बीएसएससी, हर परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अक्सर ये देखा गया है कि भूगोल, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, इन तीनों के सवाल एक साथ मिलकर आते हैं। जी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सब पहलुओं को एक साथ जोड़कर समझें कि बिहार की जमीन, नदियां और मौसम में आजकल क्या नया हो रहा है। तो फिर शायद शुरुआत करने के लिए सबसे सही विषय है बाढ़। हर साल मानसून आते ही उत्तर बिहार में बाढ़ की खबरें आने लगती हैं। एक चक्र सा बन गया है। मेरा सवाल यह है कि इसके पीछे का मूल भौगोलिक कारण क्या है? बहुत ही सही सवाल है। देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, कई चीजें एक साथ काम करती हैं। सबसे बड़ा कारण है हिमालय। उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियां जैसे कोसी, गंडक, ये सब हिमालय से निकलती हैं। और हिमालय मतलब एक युवा पर्वत है। युवा पर्वत, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वहां की चट्टानें अभी भी नरम हैं। तो जब नदी तेजी से नीचे उतरती है, वो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट यानी गाद लेकर आती है। अच्छा, और वो गाद फिर बिहार के मैदानी इलाकों में जमा हो जाती है? बिल्कुल। जैसे ही नदी मैदान में आती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो सारा मलबा अपने ही रास्ते में जमा करने लगती है, जिससे नदी का तल ऊंचा हो जाता होगा। एकदम सही। नदी का बेड ऊंचा हो जाता है, वो उथली हो जाती है। अब जरा सी भी ज्यादा बारिश हुई तो पानी किनारों से बाहर, यही तो बाढ़ है। और दूसरा कारण शायद मानसून है। जी। नेपाल के तराई क्षेत्र और बिहार में कुछ ही महीनों में बहुत ज्यादा बारिश होती है। वो सारा पानी भी तो इन्हीं नदियों से होकर गुजरता है। इसी से जुड़ा एक ताजा उदाहरण अक्टूबर 2025 का भी है। तब तो मानसून लगभग खत्म हो जाता है। हाँ, और यही बात इस घटना को खास बनाती है। अक्टूबर में नेपाल के तराई में मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा बारिश हुई। ओह! और उसका सीधा असर हमें कोसी और महानंदा नदियों पर दिखा। दोनों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में बाढ़ का रिमोट कंट्रोल एक तरह से नेपाल की बारिश के हाथ में है। कह सकते हैं। ये घटना इसी बात का सबूत है। जब तक कोई इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं बनती, ये चुनौती बनी रहेगी। तो जाहिर है इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ बड़ी योजनाएं भी चल रही होंगी। मैंने कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना के बारे में काफी सुना है। जी, ये बिहार के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। पहली बात जो परीक्षा के लिए याद रखनी है, ये एक इंट्रा स्टेट प्रोजेक्ट है। इंट्रास्टेट मतलब राज्य के अंदर ही? हाँ, बिहार के अंदर ही हम दो नदियों को जोड़ रहे हैं। इसे 28 मार्च 2025 को मंजूरी मिली और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा है। और इसमें किया क्या जाएगा? इसका मूल काम है पूर्वी कोसी मुख्य नहर को रिमॉडल करना, मतलब सुधारना, और उसे मेची नदी तक बढ़ाना। अच्छा, तो इसका जमीन पर मतलब किसानों को क्या फायदा मिलेगा? सबसे बड़ा फायदा होगा सिंचाई का। इस प्रोजेक्ट से अरियरी, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, मतलब पूरा सीमांचल क्षेत्र। बिल्कुल, सीमांचल के लगभग 2.15 लाख हेक्टेयर जमीन को खरीफ के मौसम में सिंचाई का पानी मिल सकेगा। वाह, ये तो उस इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है जो पूरी तरह मानसून पर निर्भर रहता है। सही कहा। ये एक तरह से सरप्लस वाटर वाले कोसी बेसिन से पानी की कमी वाले महानंदा बेसिन तक पानी पहुंचाने जैसा है। नदी जोड़ने की बात तो ठीक है, पर जो नदियां अभी हैं उनकी किनारों को सुरक्षित रखने के लिए क्या हो रहा है? तटबंधों को लेकर भी काम चल रहा होगा। जी, तटबंध यानी एम्बैंकमेंट्स तो बाढ़ से बचाव की पहली दीवार हैं। इसके लिए एक बड़ा प्रोग्राम है फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम या FMBAP। इसमें सिर्फ नए तटबंध बनाते हैं या कुछ और भी होता है? नहीं, इसमें कई काम शामिल हैं। नए तटबंध बनाना, पुरानों को मजबूत करना, नदी के कटाव को रोकना और पानी की सही निकासी के लिए ड्रेनेज चैनल्स और स्लूज गेट्स बनाना। लेकिन एक बहस ये भी चलती है कि तटबंध नदी के प्राकृतिक बहाव को रोकते हैं, जिससे सिल्ट और तेजी से जमा होता है। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। इसे एम्बैंकमेंट पैराडॉक्स भी कहते हैं। ये सच है कि तटबंध एक शॉर्ट टर्म समाधान तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में समस्या बढ़ा सकते हैं अगर सिल्ट मैनेजमेंट पर ध्यान न दिया जाए तो। हाँ, इसीलिए अब सिर्फ तटबंध बनाने पर नहीं, बल्कि एक पूरी सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी पर भी जोर दिया जा रहा है। ये तो हुई पानी के विनाशकारी रूप को रोकने की बात। अब आते हैं पानी की स्वच्छता पर। नमामि गंगे मिशन में बिहार कहां तक पहुंचा है? नमामि गंगे का दूसरा चरण बिहार में काफी अच्छा चल रहा है। दिसंबर 2025 तक के जो आंकड़े हैं, उनके हिसाब से राज्य में 25 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मतलब STPs
पूरी तरह काम करने लगे हैं। 25 एसटीपीज, इनकी कुल क्षमता कितनी होगी? इन 25 एसटीपीज की कुल क्षमता 530 mld है। 530 mld, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? पानी साफ कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, ये वो पानी है जो पहले बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा गंगा में चला जाता था। अब पानी की गुणवत्ता में सच में फर्क दिख रहा है। इन सब करंट अफेयर्स को समझने के लिए शायद उत्तर और दक्षिण बिहार की नदियों का जो मूल अंतर है उसे समझना भी जरूरी है। बिल्कुल। गंगा नदी एक तरह से विभाजक रेखा है। इसके उत्तर की नदियां जैसे कोसी, गंडक, ये सब हिमालय से आती हैं, अपने साथ भारी गाद लाती हैं और बाढ़ का कारण बनती हैं। इसीलिए उत्तर बिहार ज्यादा बाढ़ प्रवण है। जी, वहीं गंगा के दक्षिण में सोन, पुनपुन जैसी नदियां हैं जो पठारी क्षेत्र से निकलती हैं। इनमें गाद कम होती है तो बाढ़ भी बहुत कम आती है। अच्छा, तो ये तो हुई नदियों की कहानी। अब उस जगह पर आते हैं जहां यही पानी जीवन देता है, हमारी आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड्स। और यहाँ से तो बहुत अच्छी खबर आई है हाल ही में। हाँ, ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय उपलब्धि है। सितंबर 2025 में बिहार को 2 नई रामसर साइट्स का दर्जा मिला है। रामसर साइट, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है ना? जी, बिल्कुल। जैसे किसी ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है, वैसे ही किसी महत्वपूर्ण वेटलैंड को रामसर साइट का। तो ये बिहार की कौन सी 2 जगहें हैं? पहली है बक्सर में गोकुल जलाशय और दूसरी है पश्चिमी चंपारण की उदयपुर झील। इनके साथ भारत में अब कुल 93 रामसर साइट्स हो गई हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब इनके संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया जाएगा। जी, और इससे वहाँ इको टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा मिल सकता है। वेटलैंड्स के साथ साथ वन्यजीव संरक्षण की भी बात कर लेते हैं। वाल्मीकि के बाद बिहार को अपना दूसरा टाइगर रिजर्व भी मिलने वाला है। हाँ, NTCA यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है। ये क्यों जरूरी था? देखिए, वाल्मीकि में बाघों की आबादी बढ़ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन जब आबादी बढ़ती है तो उन्हें रहने के लिए और ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये उनके क्षेत्र का विस्तार करने जैसा है। बिल्कुल, इसे टाइगर कॉरिडोर का विकास कहते हैं। कैमूर का जंगल आगे जाकर झारखंड और मध्य प्रदेश के जंगलों से भी जुड़ता है। तो इससे बाघ एक जंगल से दूसरे जंगल आसानी से आ जा सकेंगे। जी, इससे उनकी आबादी स्वस्थ रहेगी और उनमें जेनेटिक विविधता भी बनी रहेगी, जो किसी भी प्रजाति के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। बाघों के अलावा पक्षियों की दुनिया में क्या चल रहा है? कोई नया सर्वेक्षण हुआ है? हाँ, फरवरी 2026 में दक्षिणी बिहार के वेटलैंड्स में एक पक्षी प्रवासन सर्वेक्षण हुआ और नतीजे बहुत ही उत्साहजनक है। क्या मिला सर्वेक्षण में? वहाँ 119 अलग-अलग प्रजातियों के 18,000 से ज्यादा प्रवासी पक्षी देखे गए। 18,000? और ये पक्षी कहाँ से आते हैं? ये सबसे दिलचस्प बात है। ये मध्य एशिया, साइबेरिया और यूरोप के ठंडे इलाकों से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके बिहार आते हैं। तो ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं? इनका गहरा मतलब क्या है? ये आंकड़े बताते हैं कि दक्षिणी बिहार के वेटलैंड्स कितने स्वस्थ और जीवन से भरपूर हैं। इन पक्षियों का यहाँ आकर रुकना ये साबित करता है कि ये वेटलैंड्स एक अंतर्राष्ट्रीय एवियन हाईवे का एक बहुत जरूरी स्टॉप हैं। मतलब ये सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि वैश्विक धरोहर है। बिल्कुल, अगर यहाँ का पर्यावरण बिगड़ेगा तो उसका असर साइबेरिया में भी महसूस होगा। इन सभी संरक्षण के प्रयासों के लिए पैसों की भी जरूरत होती होगी। क्या सरकार की तरफ से कोई नया कदम उठाया गया है? जी, हाल ही में राज्य सरकार ने वन विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। और ये पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा? इसका इस्तेमाल सिर्फ पेड़ लगाने में नहीं, बल्कि वन की पूरी अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में होगा। जैसे फॉरेस्ट गार्ड की चौकियां बनाना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, इन सब कामों में। ये सारी बातें हमें इस चर्चा के तीसरे और अंतिम हिस्से की ओर ले जाती हैं, जलवायु और आपदा प्रबंधन। आपने प्रवासी पक्षियों का जिक्र किया। क्या उनके आने के समय से मौसम का भी कोई अंदाजा लगता है? हाँ, ये एक पारंपरिक ज्ञान है जिसे अब वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। 2025 में ये देखा गया कि प्रवासी पक्षी बिहार में वक्त से कुछ हफ्ते पहले आ गए। ओह, तो इसका क्या मतलब निकाला गया? पर्यावरण विशेषज्ञ इसे उस साल कड़ाके की सर्दी पड़ने का एक प्राकृतिक संकेतक मानते हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। अगर इन सब संकेतों को एक साथ देखें तो बिहार के सामने जलवायु की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बिहार की सबसे बड़ी और अनोखी चुनौती है बाढ़ और सूखे का दुष्चक्र। ये एक ही समय पर होता है? हाँ, ये तो विडंबना है। एक ही समय में मानसून के महीनों में उत्तर बिहार बाढ़ में डूबा होता है
और उसी वक्त दक्षिण बिहार के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात होते हैं। मतलब एक ही राज्य, एक ही मौसम, पर आपदा के दो अलग-अलग चेहरे। बिल्कुल, और इसका सबसे गहरा असर पड़ता है कृषि पर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। जाहिर है, एक जगह फसल डूब जाती है और दूसरी जगह पानी की कमी से जल जाती है। जी, इसीलिए बिहार के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, यानी ऐसी खेती जो मौसम के इन उतार चढ़ावों को झेल सके, बहुत जरूरी हो गई है। इस दोहरी आपदा से निपटने के लिए हमारी संस्थागत तैयारी कैसे है? इसके लिए हमारे पास एक त्रिस्तरीय ढांचा है। राष्ट्रीय स्तर पर है एनडीएमए, जो नीतियां बनाता है, और राज्य स्तर पर? राज्य स्तर पर होता है एसडीएमए, यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो उन नीतियों को राज्य की जरूरतों के हिसाब से लागू करता है। और फिर हर जिले में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी काम करती है। ठीक है, तो एक बार बिहार के मॉनसून पैटर्न को भी संक्षेप में समझ लेते हैं। बिहार में मुख्य वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। यही वो 4 महीने हैं जब उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और क्या इसमें कोई बदलाव दिख रहा है? हाँ, अब बारिश के दिनों की संख्या तो घट रही है, पर एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स, मतलब कम समय में बहुत ज्यादा बारिश, वो बढ़ रहे हैं। ये जलवायु परिवर्तन का सीधा असर है। वाकई बहुत ही गहरी और विस्तृत चर्चा हुई। अब अंत में परीक्षा की तैयारी कर रहे साथियों के लिए कुछ सबसे जरूरी बातें जो उन्हें याद रखनी चाहिए। जरूर। सबसे पहला, कोसी मीची परियोजना से सीमांचल के 4 जिलों की 2.15 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिलेगी। और नई रामसर साइट्स? बिहार की 2 नई रामसर साइट्स हैं, बक्सर में गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील। और अगला टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा? जी, और आखिरी, नमामि गंगे के तहत दिसंबर 2025 तक बिहार में 25 एसटीपीज काम कर रहे हैं। ये 4 तथ्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर इन सभी विषयों को एक साथ याद रखना हो तो उसके लिए भी कोई आसान तरीका है? हाँ, आज की पूरी चर्चा को आप RWC के फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। RWC? R से रिवर्स और फ्लड, W से वेटलैंड्स और वाइल्ड लाइफ, और C से क्लाइमेट और डिजास्टर। रिवीजन के समय ये बहुत मदद करेगा। बेहतरीन। तो अगली कड़ी में हम किस विषय पर बात करेंगे? अगले लेक्चर में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम बिहार की कृषि पर और गहराई से बात करेंगे और देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का उस पर क्या असर पड़ रहा है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। शानदार। तो ये था आज का लेक्चर बिहार मैटर्स पर। याद रखिए, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट स्ट्रांग होगा तो जीएस स्कोर बूस्ट होगा। बिल्कुल। जाने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए कोई एक बात जिस पर वो इस चर्चा के बाद सोच सकें। जरूर। आज हमने सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं और परियोजनाओं की बात की। ये सब जरूरी हैं, लेकिन एक विचार मैं सभी के लिए छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। एक व्यक्ति या एक समुदाय के तौर पर जल संरक्षण और आपदा की तैयारी के लिए स्थानीय स्तर पर ऐसे कौन से छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं जो शायद इन बड़ी योजनाओं जितने ही प्रभावी हों? जैसे तालाबों को पुनर्जीवित करना या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर छोटे कदमों से ही होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।